अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हम देख रहे हैं कि काबिल ज़िक्र हैं। अगर हम बात करें बाबर आजम की तो जनाब कैप्टनसी छोड़ चुके हैं और पीछे एक बड़ा सवाल जो है वो छोड़ गए कि आखिर कैप्टन बनना किसने है। और डिफरेंट लोग अपना अपना ओपिनियन जाहिर कर रहे हैं। अगर हम साबिक क्रिकेटर्स की बात करते हैं, उनकी जानिब से भी डिफरेंट ओपिनियन सामने आ रहे हैं। यूनुस खान का कहना है कि बाबर आजम को या फ़खर जमान को, बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान को या फ़खर जमान को कैप्टन होना चाहिए, एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं। अब सवाल जो है वो पीसीबी के ऊपर रख दिया गया है कि पीसीबी क्या फैसला लेती है। अगर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फौरी तौर पर जो सीरीज़ आने वाली है हमारी इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ है, मुल्तान में है। मुल्तान की पिचेस क्या डिमांड करती हैं, क्या स्क्वाड उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्रिकेटर ही बुला लेते हैं अपने सेट पर, इतनी सारी बातें क्रिकेट से रिलेटेड है। तो जनाब उमैद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमैद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमैद, आपकी मतलब इतनी परफॉर्मेंसेज हैं और अब तो आपने मतलब कोचिंग भी की है। अभी हम देखते हैं चैंपियंस कप के अंदर आपने करीब से प्लेयर्स को देखा है। क्या महसूस करते हैं कि जो सवाल है कि नहीं, हम अब फॉर एग्जांपल अगर बाबर गए हैं तो हमारे पास एक दो ही ऑप्शंस हैं, या फ़खर जमान है या मोहम्मद रिजवान है। आपको लगता है कि प्लेयर्स में इतनी स्पार्क है कि आने वाले वक्त में वो नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, वो हमारे लिए कोई राइजिंग स्टार भी बन सकते हैं? देखें, आई थिंक तीसरी ऑप्शन शादाब भी है हमारे पास। वो भी वाइस कैप्टन रहा है काफ़ी दरसे से। लेकिन अब ये देखें, ये तो अब पीसीबी के ऊपर है कि वो किसको डिसाइड करते हैं कि किसके लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक जिसके लीडरशिप स्किल्स बेहतर होंगे, जो लड़कों को अच्छे तरीके से लेके चल सकेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, आई थिंक उसे बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। उमैद, कुछ जो नए प्लेयर्स जो अभी हमने देखा चैंपियंस कप में खेल रहे थे, जिनमें बहुत सारे नए बच्चे थे। जाहिद महमूद को आप देखें, उन्होंने कितनी विकेट्स निकाली हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं। कामरान गुलाम तो चले पहले भी हमने देखा कि वो अभी शामिल भी थे स्क्वाड में, लेकिन फिर बाद में नहीं हुए, शाहीन्स में चले गए। तो क्या महसूस करते हैं कि प्लेयर्स में कितना टैलेंट है अभी, जो हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, मतलब एक विजन, एक वहम है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। डू यू थिंक कि हमारे पास पूल है जिस पर हम मेहनत करें तो वो बन सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है पीसीबी का कि आई थिंक ये 3 साल के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम निकाला है चैंपियंस कप वाला। और जितने हर स्क्वाड में आई थिंक 30 to 35 प्लेयर्स हैं। उसमें 5 जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड भी हैं हर टीम के साथ। तो जब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे तो उनको सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा। और देखें, हर प्लेयर में किसी के स्किल्स में थोड़ी सी ट्विक्स करनी होती हैं, किसी की फ़िटनेस का होता है। तो अब ये हमें एज अ कोचिंग स्टाफ उन्होंने हमें कह दिया है कि आप जो है इनको इम्प्रूव करके तो इंटरनेशनल लेवल का, अब वो प्रोफेशनलिज्म हो, उसमें एथिकल हो या उनका डिसिप्लिन हो या स्किल हो, तो उसको इम्प्रूव करके एज अ बैकअप जितने प्लेयर्स बना सकते हैं वो बनाएं। बिल्कुल सही है। मैं प्रॉब्लम कहाँ पर हमें ज़्यादा हो रही है? अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं, चले ये टीम तो वो है जिसकी प्रॉब्लम सबको ही मालूम हो चुकी हैं कि इनमें ये प्रॉब्लम है। बाबर यहाँ पर प्रॉब्लम खा जाते हैं, शाहीन को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वसीम शाह को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो एक नया पूल है प्लेयर्स का, क्योंकि आपने करीब से देखा है मैचेस और इस वक्त तमाम जितने लोग खेल रहे थे, आपको क्या लगता है हमें ज़्यादा काम इस वक्त कहाँ पर करने की ज़रूरत है? देखिए, फ़िटनेस तो एक हमारा शुरू से इशू है, क्योंकि और फील्डिंग भी। उसका रीज़न ये है कि हमारा फ़िटनेस कल्चर स्कूल क्रिकेट से नहीं स्टार्ट होता है। या हमारा जो क्लब में खेल रहे हैं वो भी बैटिंग बॉलिंग करके तो आ जाते हैं। और फिटनेस कल्चर नीचे से डेवलप किया जाएगा तो ऊपर तक आएगा। लेकिन अब हमारे पास जितने 150 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, उनको हम एज अ उनकी सारा असेस करके और किसको किस चीज़ की क्या ज़रूरत है वो उनके अंदर समझेंगे, उनको हमने बनाना है उस तरह प्लेयर कि किसी की फ़िटनेस का होगा, किसी का स्किल का होगा, जो डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट प्लेयर्स की क्या उन ऑप्शंस होती हैं और वो किस तरह वो अपनी जो एबिलिटी है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ देखना होगा। आई थिंक एक मैच अवेयरनेस भी हमने इस टूर्नामेंट में नोटिस किया है कि मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, जो सिचुएशन अवेयरनेस है वो लैग करती है। आपने देखा होगा चेस करते हुए, हालांकि इतने बड़े टारगेट्स नहीं भी होते थे, सही जाते जाते अचानक टीम को ब्रेक लग जाती थी और फिर विकेट्स एक ऊपर नीचे गिरती थी। तो वो सिचुएशन अवेयरनेस जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जारी है और तमाम, अगर हम देखते हैं हर जगह पर कहीं ना कहीं टेस्ट मैचेस हमें नज़र आए हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं, उनके खैर मैचेस उस वक्त हो नहीं पाए थे नोएडा के अंदर। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दी है बांग्लादेश के खिलाफ, जो एक बहुत ही ऐसी बेसबॉल क्रिकेट वो ले आए हैं टेस्ट के अंदर। तो हाउ डू यू कंसीडर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस वक्त बेस्ट टीम कौन सी है? देखिए,
जिन्होंने अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लिया हुआ है, आई थिंक वो बेस्ट खेल भी रहे हैं, वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड तो हर दफ़ा अंडरडॉग होता है, लेकिन वो अच्छा कर रहे थे। उनकी नेशन मत छोटा सा मुल्क है और इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो अपने प्लेयर्स की जितनी एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर यकीन करके उनकी टीम अच्छी बन जाती है। तो आई थिंक ये टीमें अच्छी जा रही हैं। हमारी भी टीम आ सकती है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यानी आपका ये कहना है कि फिलहाल अगर हम देखते हैं तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और दूसरी जानिब इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज भी जारी होने वाली है। यानी इंग्लैंड तो आपने कंसिडर कर दिया कि एक अच्छी टीम है, अब पाकिस्तान को वक्त लगना है, पाकिस्तान को किसी स्ट्रेटजी के साथ जो है वो उतरना पड़ना है। मुल्तान का एक माहौल है, मौसम भी आपके सामने है, अभी तो गर्मियाँ जाने का नाम नहीं ले रही हैं और प्लेयर्स के लिए उतनी ही मुश्किलात भी हो सकती हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा इंग्लैंड का? देखिए, होम एडवांटेज तो होना चाहिए और हमें होम एडवांटेज लेना भी आना चाहिए। पिचेस अपने मुताबिक, अपनी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उनके मुताबिक हमें पिचेस बनानी चाहिए। अगले ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ्स तो देखनी चाहिए, लेकिन अपनी भी देखनी चाहिए। हाँ। तो पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि अभी हमने पीएसएल में जो पिचेस देखी थी वो काफ़ी सीम बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी, और होपफुली हमारे जो सीमर्स हैं वो फिट होंगे और अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी हमें जो है वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से नज़र आए, क्योंकि एक मुश्किल टेस्ट हमारे लिए होने वाला है। हमेशा से ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं मगर वक्त आने पर हो कुछ और जाता है। इसी के साथ जैसे कि मैंने भी कहा, हम सोचते कुछ हैं, हो कुछ और जाता है। अभी उम्मीद हमारे सामने थे, लेकिन साथ ही साथ हमें फाख्ता ने भी ज्वाइन कर लिया। सो वन एंड ओनली फाख्ता, कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, उमैद से मैंने पूछा कि उमैद हमारी, क्योंकि आपने क्रिकेट बड़े करीब से इस वक्त देखी है, तो हमारे जो पूल है एक, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई है? उमैद ने एक पॉइंट रेज किया है कि फिटनेस जो है ना वो हमारा इशू रहा है। फिटनेस की ही बात हम कल से कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो फिटनेस का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है वो भी फिटनेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो क्या उसके ऊपर अपडेट क्या है? अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले से पहले एक खबर है, और बड़ी अनफॉर्चुनेट है ये चीज़ कि पाकिस्तान के पास टैलेंट मौजूद होता है लेकिन उसकी कदर नहीं की जाती है। हाँ। उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, और उन्होंने कहा जी कि मेरे जो है वो चांसेस नहीं मिल रहे और सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने ट्वीट में जो लिखा है। लेकिन असल जो वजूहात में से एक है कि चैम्पियंस कप में जब वो बॉलिंग कर रहे थे, 1-2 मैच में उनको शामिल किया गया और फिर आगे उनको रेस्ट करवाया गया। तो आप लोग कहते हैं एक तरफ के स्पिनर आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप दूसरी तरफ जो है वो मौके देते नहीं हैं कि जी ये शॉर्ट पिच करता है, या अगर शॉर्ट पिच करता है तो जाहिद महमूद भी करता है, ठीक है, उसामा मीर भी करता है। मुतअद्दिद बॉलर्स ऐसे हैं जो जिनसे हो जाती है गलती, लेकिन आप लोगों सिखाने की बजाय आप उसे डिसहार्ड करें, आप उसको मौके ना दें। अच्छा, दूसरी चीज़ है एनओसी के मामले पर, जो लीग्स के लिए एनओसी मांगते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से प्लेयर्स, जिसमें फ़खर जमान ने भी काफ़ी गुस्से का इजहार किया था, तो उनको एनओसी नहीं दिया जाता। उस्मान कादिर कहते हैं कि जी उनके ज़राए से हमें पता लगे कि वो उनको एनओसी नहीं मिलता, उनके साथ ज़्यादती करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको सही तरीके से जवाब नहीं देता किसी चीज़ का, और उनको जो है वो पहले भी डोमेस्टिक में पीएसएल में इवन शामिल कर लिया जाता था, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता था। उम्मीद चैम्पियंस कप में हो के हैं, तो ये चीज़ें बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास के टैलेंट होता है। वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आया, सारा कुछ था, वो अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेके चल रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादती हुई है। और उनकी एहलिया ने भी बड़ा खौफनाक उन्होंने ट्वीट भी किए हैं कि जी पाकिस्तान में पसंद नापसंद चलती है और ये इस तरह टैलेंट की कोई कदर नहीं है यहाँ पर। तो ये डिसहार्ड होते हैं आवाम। देखिए, आप ऑब्वियसली जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान के लिए आप 25 मैच खेल चुके होते हैं, तो उसके बाद अगर आपसे ऐसे ट्रीटमेंट किया जाए और विदाउट एनी रीज़न, तो फिर उस वक्त आप वाकई दिल बर्दाश्ता होते हैं। और काफ़ी लोगों ने मना किया उस्मान कादिर को, लेकिन जब वो चैम्पियंस कप खेल के वापस आ चुके थे, उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में रिप्रेजेंट नहीं करना। तो दूसरी चीज़ ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आपने पूछा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मेरा अभी ये हमारे पास अपडेट है कि जो 12 खिलाड़ी जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं किया था, उनका दूसरी मरतबा भी टेस्ट हुआ था और दूसरी मरतबा टेस्ट में भी वो पास नहीं कर सके थे। अच्छा, फिर अब ये होगा कि दूसरी मरतबा क्या मसला था? मतलब दूसरी मरतबा भी 8 जो मिनट में आप 2 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सके वो, और 8 मिनट से ज़्यादा कर सके थे।
तो 2 मरतबा फेल हुए फिटनेस टेस्ट में, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि फ़िटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और फिटनेस से मशरूत है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो बाकी प्लेयर्स हैं जिन्होंने पास कर लिया है वो तो ऑब्वियसली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। मसला उनके लिए है जिन्होंने पास नहीं किया इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने, और जो 80% का क्राइटेरिया उनके लिए रखा गया था, उनके लिए मसला ये है कि अब वो दोबारा टेस्ट देंगे, पास करेंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अहल होंगे। मुश्किल यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि मतलब मुतजाद बातें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ कहता है कि फ़िटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर फिटनेस टेस्ट कई खिलाड़ियों ने वो पास नहीं किया या उसका हदफ अबूर नहीं किया तो उनको चांस क्यों दिया जा रहा है? मतलब उनको चांस इस वजह से दिया जा रहा है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने शामिल करना ही करना है। तो अगर करना है तो फिर आप छोड़ दें। अगर 79.7 आया है तो उनकी परसेंटेज, तो फिर उनको पास कंसिडर किया जाए। उनको छोड़ दें कि अगर आपने ये लाजमी 80% से ऊपर ही जाना है। अगर 78% या 79.7% किसी प्लेयर के आए हैं, मुतअद्दिद खिलाड़ियों के आए हैं, इतना फ़र्क नहीं है कि जितना आवाम समझ रही है कि जी फेल हो गया, ये 60% पे आ गया। मतलब 80% अगर क्राइटेरिया है तो 78%, 79% करीब करीब जो है वो उधर से रहे हैं प्लेयर्स। तो ठीक है, चले अब तीसरी मरतबा मौका देना है, उन्होंने ओब्लाइज करना है प्लेयर्स को तो कर लें। लेकिन चीज़ ये है कि जब आप एक क्राइटेरिया सेट करते हैं तो अगर किसी ने पहली दफ़ा फेल किया है तो फिर किसी और को चांस दें। अगर किसी को मौका आपने देना है तो फिर वो आप उनको मौका दें जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। या तो रखे ना 80%, अगर आप लोगों ने बढ़ाकर 80% रख ही लिया है तो फिर उस पर क्राइटेरिया पे पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को ज़्यादातर तरजीहात में शामिल किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इसमें ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो A कैटेगरी के भी प्लेयर हैं, B कैटेगरी के भी प्लेयर हैं। तो A-B कैटेगरी में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ये टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं कर सके, उसका हदफ मुकम्मल नहीं कर सकते। तो अभी उनके लिए चांस है, लेकिन हमें जो पता लगा है कि उनका तीसरा टेस्ट भी लिया जाएगा, और तीसरा टेस्ट उन खिलाड़ियों के साथ लिया जाएगा जो चैम्पियंस कप के फ़ाइनल में थी टीम, और वो प्लेयर्स खेल रहे थे फ़ाइनल, उनका टेस्ट नहीं हुआ था। तो उनके साथ भी हो सकता है कि इसी हफ्ते में या आइंदा आने वाले हफ्ते में उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस टेस्ट लिया जाए। अच्छा, मेरी समझ से बाहर है। मतलब एक टेस्ट तो वो होता है ना जो आपने वंस यू हैव फेल्ड तो फिर आपको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट, मतलब जब वो टेस्ट की बात होती है उस पर। उम्मीद आप तो खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, आप बल्कि ऑलराउंडर रहे हैं, आपको पता है कि फिटनेस जो है वो क्या होती है। और आप माशाल्लाह अगर हम देखते हैं तो जो हमारी यंग प्लेयर्स हैं वो शायद उतनी फिटनेस उनकी नहीं होगी जितनी आपकी है। तो आप एज अ फिट प्लेयर व्हाट डू यू कंसिडर कि ये जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है 80% का, क्या ये ठीक है? मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है मुनासिब है? देखें, ज़रूरी तो है क्योंकि फिर प्लेयर जो है वो एफर्ट नहीं करते। हमारा जो कौम है वही डंडे की कौम है कह सकते हैं। सही। लेकिन देखें, अभी आपने क्राइटेरिया सेट किया, उस पर प्लेयर्स नहीं पूरे उतरे तो उनकी बाकी फिर आपको उनको उसके मुताबिक प्रोग्राम दे रहे हैं कि वो ताकि वो अपना इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आपके पास जो बैकअप है अभी उसी तरह तैयार नहीं है कि आप फ़ौरन से उनकी जगह आप फ़ौरन डालेंगे तो वो उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो जो बैकअप में है उनके लिए भी फ़िटनेस की जो प्रायोरिटी है वो रखनी लाजमी है कि वो भी उतने लेवल पे पहले आएँ कि वो अब फ़ौरन आपको इंटरनेशनल में डाले तो आप का एक्सपोज ना हो। तो इसलिए जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं, जो पूल है, उनको आपको उतना फिट करना है ताकि उनकी ऊपर जाके फिटनेस आप कंपेटिटिवनेस है उन बाकी टीम्स के साथ वो आपकी एक्सपोज ना हो कि आप प्रॉपर उनका कम्पीट कर सकें उनको। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। कादिर, अगर हम बात करें जिस तरह से अभी, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज़ भी हमारी जारी हैं और उसकी फौरी पहले ये फिटनेस वाला मामला भी एक तरफ है, लेकिन ये कि हमारा स्क्वाड अनाउंस है और वही स्क्वाड जो है उसने पहला टेस्ट मैच जो है वो खेलना है। मुल्तान के अंदर पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो दुनिया भर से इस वक्त लोग, क्योंकि सबकी नज़रें पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड इज़ द मोस्ट हॉट टॉपिक राइट नाउ। तो इंग्लैंड के साथ खेलना मुल्तान के अंदर, मुल्तान की पिच के मुताबिक क्या हमारा स्क्वाड है? देखिए, हमारे पास स्पिनर्स जाहिद महमूद को रिजर्व में रखा गया। बिल्कुल होना ये चाहिए था कि स्पिनर्स को हमें ज़्यादातर रखना चाहिए था स्क्वाड के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर, ताकि हम उसको शामिल कर सकें। पिंडी की विकेट ऐसी होती है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा डोमिनेट करता है। पाकिस्तान की ओवरऑल एशिया की विकेट्स ऐसी हैं
कि जिसमें स्पिनर्स आपने लाजमी रखने हैं। आपने गलती यूएसए में भी की, क्योंकि एशियन पिचेस जो सिमिलर पिचेस थी उस तरह की यूएसए की भी कंडीशन है। आपने श्रीलंका में भी इसी तरह गलती की, आपने इंडिया में भी ऐसी गलती की कि आपने उसको अबरार को शामिल नहीं किया, अबरार को आप बेंच पे बिठाई रखा। रावलपिंडी में अबरार उस तरह नहीं परफॉर्मेंस दे सके। नुमान अली मैं समझता हूँ कि अच्छी ऑप्शन है। साजिद खान अगर होते हैं हमारे पास, तो साजिद खान, जाहिद महमूद और नुमान अली, ये 3 स्पिनर में से अगर हम 2 भी शामिल करते तो हमारे पास एज हासिल था। क्योंकि आप देखें कि इंग्लैंड में भी वो 2 रेगुलर स्पिनर बाकायदा तौर पर अपने लेकर आए हैं, उनके बाद दूसरे पार्ट टाइमर भी हैं। तो आपके पास पार्ट टाइम में सलमान अली आगा को आप स्पिनर कंसीडर करते हैं, आप साइम अयूब को स्पिनर कंसीडर करते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो ये चीज़ जानता है पिच की कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पर हमारे मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो PSL खेल चुके हैं मुल्तान में और मुल्तान की विकेट से वाकिफ़ हैं। हाँ। अब मैंने आपको कहा कि जिस तरह रावलपिंडी में हुआ कि हमारे जो साइंसदान हैं अजहर महमूद साहब, जब उनको इतना दिन मिले थे वहाँ पर पिच रीड करने के लिए, तो उन्होंने रीड क्यों नहीं की विकेट? और हमारे कप्तान और हमारे हेड कोच जो बड़ी बड़ी बातें माशाल्लाह करते हैं, उनको जाके पिच रीड करना क्यों नहीं आता? रीडिंग क्लासेस नहीं, ठीक है। हाँ, देखें, एक तो ना हमारे पास गेम प्लान होता है, हाँ। ना हम उस पर अमल दरामद कर सकते हैं, ना आज तक किया है, और ना हमें पिच रीड करनी आती है। ये काम बॉलर्स का, देखें बॉलर जब जाते हैं तो करीब से देखते हैं विकेट को, कप्तान हेड कोच तो बकायदा उसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें चेक करके उसको बकायदा देखते हैं कि कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्डनेस है, कितने क्रैक्स हैं और क्या हो सकता है इसको, तीसरे दिन इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, चौथे दिन अगर बारिश होगी तो क्या कंडीशन हो सकती है। ये चीज़ें एनालिस्ट जो होता है पाकिस्तान टीम के साथ, वो भी उसको भी बतानी चाहिए सारी चीज़ें, कंडीशंस के भाई ग्राउंड ये है, इतने मैचेस हुए हैं यहाँ पर, ये इसकी मतलब उसने तो एक एजम्पशन देनी है ना अपने सारे कैलकुलेशन करके, इतने मैचेस हुए हैं यहाँ पर, ये एवरेज रही है, यहाँ पर इतना रन हो चुके हैं, स्पिनर्स ये डोमिनेट करते रहे हैं, फास्ट बॉलर्स इतने ओवर से इतने ओवर तक आए तो वो विकेट्स लेते रहे हैं, मुतअद्दिद मैचेस का डाटा निकाले। उसको रखा इसी वजह से गया कि वो डाटा इकट्ठा करे, और डाटा इकट्ठा करके मीटिंग में जो 1 घंटे की मीटिंग है, 2 घंटे की या 1.5 घंटे की मीटिंग होती है, उसमें बताए। हाँ। वहां पर इंडिया में एनालिस्ट से पूछा गया, मैंने आपको पहले ही बताया था, एनालिस्ट से पूछा गया कि भाई इस ग्राउंड की कंडीशन के बारे में बताओ, तो उसने उल्टी बता दी थी कि वहां पर जो है वो टॉस जीत के बॉलिंग करें, हालांकि वहां पर टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं लोग। ठीक है, तो ये हमारे हालात हैं कि हमारे पास जो एनालिस्ट हैं वो भी उल्टा बताते हैं। तो तमाम प्लेयर्स को चाहिए कि उनकी बात को उल्टा लें। अगर वो कहें कि ये बॉलिंग जो है वो फ्रेंडली है, तो वो बैटिंग फ्रेंडली समझे। ठीक है, तो ये चीज़ें उमैद बेहतर बता सकते हो। उमैद वहाँ पर खेले भी हुए हैं, मुल्तान की आप कंडीशन इनसे भी पूछें थोड़ा सा कि वहाँ पर कैसी कंडीशन हो सकती हैं। उमैद थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बताएं। नहीं, जैसे आपने कहा है कि एनालिस्ट से पूछना चाहिए, आई थिंक ये पिछले जो स्टैट्स थे जो पिंडी टेस्ट मैच था, वो सारा कुछ देखते हुए ईशान ने भी आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि हम देखते हैं जो हमारा डोमेस्टिक जब होती है पिंडी में, तो बॉलिंग जो फास्ट बॉलिंग है वो उसको हेल्प मिलती है वहाँ पे। अब वो अगले 4 दिन का फोरकास्ट क्या था, उस हिसाब से वो पिच कितनी जल्दी ड्राई हुई, क्या हुआ, अब ये तो उधर जो थे वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या रीज़न क्या हुआ। लेकिन आई थिंक उन्होंने देखते हुए ही सारा वो बॉलिंग का फैसला किया था। वहाँ पर जो डोमेस्टिक होती रही है उसमें वो गोरा क्यूरेटर नहीं था जो इन्होंने इंपोर्ट करके बनाया है, वो नई पिच उन्होंने बनाई अपने तजर्बे की बुनियाद पर। अब उस क्यूरेटर को बताना चाहिए था, हेड क्यूरेटर को, कि भाई इसकी ये कंडीशन हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है सारा मैनेजमेंट जब नीचे जाती है या कैप्टन भी जाता है। तो हाँ, जैसे हम अभी चैंपियंस कप में थे तो हम जाते थे पहले ग्राउंड में जाके सबसे पहले पिच जाके देखते थे, फिर उधर जो क्यूरेटर खड़े होते थे उनसे पूछते थे बाउंस वगैरह का कि कैसे है क्या है, तो उसके मुताबिक फिर डिसीजन लेते थे क्या करना है और बॉलिंग किस तरह करनी है और क्या मतलब इस पिच पे क्या बॉलिंग हो सकती है, स्पिनर बेहतर रहेगा, फास्ट बॉलर बेहतर रहेगा। तो ये सारा कुछ होता लाजमी है। अब मुल्तान में अब PSL देखेंगे तो अब वो PSL होती है फरवरी में, उस टाइम पे जिस तरह की पिचेस थी वो फास्ट बॉलिंग कंजूसिव थी। और अब क्या होगी, अब ये डिपेंड करता है कि गर्मी की बढ़ती आ रही है, उन्होंने कितना पानी लगाया था, किस तरह उसको प्रिपेयर किया, कितनी देर वो अंडर कवर रही है, ये सारा कुछ मैटर करता है। ये उधर जो होगा वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कितनी उस पर ग्रास छोड़ी गई है या उसको ड्राई रख रहे हैं, स्पिनर फ्रेंडली रख रहे हैं या किस तरह कर रहे हैं।
बिल्कुल सही है। कादिर, अभी क्योंकि पिच की बात जिस तरह से हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर आपके एक ही वेन्यू के अंदर 2 टेस्ट मैचेस हैं तो उसके स्क्वाड में क्या ही कंफ्यूजन हो सकती है। मतलब आप पहले में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने स्क्वाड के ऊपर, जो आप सोच रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ, मतलब ठीक है गुंजाइश तो आपके पास होती है, लेकिन डोंट यू थिंक कि अगर हमने रावलपिंडी में खेलना था उसके स्क्वाड के अंदर हम तब्दीली कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द पिच सिचुएशंस। लेकिन हमें ये इतना सरप्राइजिंगली इसको डिसाइड करने की क्या जरूरत थी कि हमारा जब दूसरा टेस्ट मैच भी मुल्तान में है तो हम एक ही सिर्फ मैच का टेस्ट स्क्वाड अपना अनाउंस कर रहे हैं। देखें, ये फिलहाल तो इस तरह हमें पहले कभी नहीं देखने को मिला कि एक मैच का जो है वो पहले मैच का स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। मतलब अगर होता है तो वो पूरी सीरीज का स्क्वाड अनाउंस होता है। प्लेइंग 11 होती है पहले टेस्ट मैच की कि भाईजान ये प्लेइंग 11 ठीक है। आपको मतलब उससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपने पहले टेस्ट का प्लेइंग 11 बिलफर्ज जल्दी अनाउंस कर दिया, उसका भी सेटबैक है कि उनके दूसरी टीम के जो एनालिस्ट हैं वो आपके एक एक प्लेयर की उनको पता लग जाती है कि ये प्लेइंग 11 है। आप वो आपके प्लेयर्स के लिए तैयार होके आते हैं बाकायदा तौर पर। और अगर आप ये समझते हैं कि जी वो प्लेइंग 11 जो है वो हम देने से पहले लीक हो जाएगी, तो वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी है। जो साइंसदान बैठे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उधर ऐसे ऐसे तजर्बात होते हैं कि जो पूरे दुनिया के साइंसदान नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में माशाल्लाह ऐसे ऐसे नोबल इनाम याफ्ता जो है वो साइंसदान बैठे हैं। खैर दूसरी चीज़ है कि देखें, अब्दुल्ला शफीक का उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, एक उनका कंसर्न है। अब्दुल्ला शफीक ओपनर हैं और उनका ना चाहते हुए प्रेशर जो है वो बॉलिंग एंड पर मौजूद जो बैटर होता है उस पर आ जाता है। जब वो परफॉर्मेंस नहीं करता कोई, आप जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर डेवलप होता है। अब दूसरी तरफ जो है वो साइम अयूब हैं। तो साइम अयूब जो हैं वो खुद बिगिनर हैं और लर्नर हैं, अभी तक सीख रहे हैं, अभी नौजवान हैं, अभी नए आए हैं। तो उनको उस तरह एडवांटेज अभी वो नहीं उठा सकते। हालांकि आप देखें कि अगर साइम अयूब अपनी नेचुरल गेम खेलें, जिस तरह वो जायसवाल खेल रहा है और जिस तरह उसने की है, इनिंग बिल्ड की थी जो इंडिया का जो मैच हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, अगर वो जायसवाल फ्री गेम खेल सकता है, फ्री माइंडसेट के साथ खेल सकता है, तो साइम अयूब को भी अंदर जाके अपनी गेम खेलनी चाहिए। हाँ, गेम प्लान अगर देता है हेड कोच कि आपने ऐसे जाके ऐसे खेलना है, अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगल कर रहा है तो उसको आपने ज़्यादातर जो है वो सिंगल डबल पे रखना है, खुद स्ट्राइक करनी है। तो अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में इंटेंट शो करनी है तो फिर आपको साइम अयूब को कहना पड़ेगा कि आप अपनी नेचुरल गेम खेलो जिस तरह आप वनडे में या PSL में खेलते हो। अगर आपने साइम अयूब को कहेंगे या आप बिलफर्ज शर्जील खान को कहेंगे या इमरान नज़ीर को कहेंगे कि आपने रोक के खेलना है, तो उसकी वो गेम नहीं है, नहीं खेल पाएंगे। शाहिद अफरीदी को अगर आप कहेंगे आपने रोक के खेलना है तो वो एजुज लगा लेंगे। उनको रोकना आता ही नहीं। एक बंदे की एग्जांपल आप ले लें। अब एक बंदे को पता है कि वो हिटिंग अच्छी करता है और उसको सेल्फ बिलीव है कि वो इस तरह कर सकता है, तो फिर साइम अयूब को फ्री हैंड दे। आपने साइम अयूब को अगर इतने चांसेस दिए हैं, अगर वो इतना लाडला है आपका, अगर आपने जिस तरह T20 में भी तकरीबन 10-12 उसको कंसेक्यूटिव मैचेस दिए, फ्लॉप होता रहा फिर भी देते रहे, आप इस तरह उस्मान कादिर को चांसेस क्यों नहीं देते रहे जैसे आपने शादाब खान को चांसेस दिए? बात तो मुतअद्दिद खिलाड़ी ऐसे हैं जो एग्जांपल्स हैं कि अगर आपने एक म्यार सेट कर दिया चांसेस देने का, तो भाई वो अर्शों से नहीं उतरे हुए। बाकी प्लेयर्स भी हैं, उनको भी आप उसी तरह लेकर चलो जिस तरह आप शादाब को, साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक को लेकर चल रहे हो। आपने इमाम को ऑस्ट्रेलिया सीरीज की इंटेंट शो ना करने पर आपने तो बाहर निकाल दी। किसी ने भी इंटेंट नहीं शो किया। तो यही तो मसला है कि आप पसंद नापसंद जो मैच के अंदर बिल्कुल आप पसंद नापसंद यहाँ पर शो होता है कि जिस तरह अगर आपने अब्दुल्ला शफीक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो क्या वो सगै शान मसूद का या गिलेस्पी का या किसी और का, उसकी अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो इमाम की तो उससे ज्यादा परफॉर्मेंस है। उनको तो उसको तो मेरिट पे शामिल करना चाहिए था ना। अगर आपने इंटेंट की बातें कर रहे हो तो इंटेंट आपकी ये जो बांग्लादेश सीरीज है इसमें किसने इंटेंट शो किया? आपकी होम ग्राउंड से साइम अयूब 150 बॉलों पर 100 बॉलों पर 120 बॉलों पर 50 कर रहा है। कोई फायदा नहीं है। आप जायसवाल की जहां पर बात कर रहे हैं ना, मैं इस चीज को समझती हूँ कि जायसवाल ने अपनी जो स्टोरी बताई है ना उन्होंने पास्ट की, वो जिस सिनेरियो से गुजर कर आज यहाँ पर आया ना, कि वो जिस तरह से खेल रहे हैं वो तो एक सीन ही अलग है।
साइम अयूब को अगर हम फ्री हैंड देते हैं वो उस वक्त अपना आप प्रूव करेंगे जब वो करेंगे। मतलब देखें, अगर हम देखते हैं उन्हें, उनकी मर्जी है, जहां पर वो उनके मतलब चल जाते हैं वहां पर चल जाते हैं। अभी PSL के अंदर आप उन्हें देखेंगे तो वो रुकेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जब प्रेशर की बात है, प्रेशर हैंडलिंग उस वक्त आती है जब आपने मुश्किलात काटी होती हैं। जब आप डायरेक्टली कहीं पर आ जाते हैं तो फिर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं। मेरे आपसे 2 सवाल आते हैं कि साइम अयूब टीम में क्यों है और साजिद टीम में क्यों नहीं है? देखें, साइम अयूब नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर बैठे हैं डोमेस्टिक में, बिल्कुल, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। ठीक है, हुरैरा की ज्यादा परफॉर्मेंसेस हैं साइम अयूब से। क्या हुरैरा डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान टीम में उसकी प्लेइंग 11 में? क्या उसको बेंच प्लेयर आप समझते हैं? जिस तरह आप शाहनवाज धानी और मोहम्मद हसनैन को बेंच प्लेयर आप लोगों ने बना दिया, या शायद वो खुद चाहते थे कि बेंच प्लेयर बनना, क्या आप मोहम्मद हुरैरा को भी बेंच प्लेयर बनाना चाहते हैं? जब मोहम्मद हुरैरा 38 साल का हो जाएगा उस वक्त आपको याद आएगी उसको प्लेइंग 11 में शामिल करना, जिस तरह आपने ताबिश खान को मौका दिया। उस वक्त ग्राउंड में 550 से ज्यादा विकेटें हो गई, फिर आप लोगों ने बोल ताबिश खान को मौका दिया, वो नई परफॉर्मेंस दे सका। आपने उसको डेब्यू कहाँ करवाया? रावलपिंडी में, जहां पर जो है वो फ्लैट विकेट्स थी और उसके बाद आपकी ठुकाई हुई अच्छी खासी इंग्लैंड के हाथों। तो ये तो हमारे मसले हैं, हमारे जो साइंसदान सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, इवन हमारे बोर्ड में भी जो हैं, वो लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म का अलिफ बे नहीं पता और उनको कुछ नहीं पता कि क्या करना है, किस मौके पर क्या करना है। आप यकीन करें कि डोमेस्टिक में अब कामरान गुलाम का कह के आपको एक बड़ी चीज़ हैरानगी होगी। ये आप साइंसदानों के काम चेक करें। जो 18 रुकनी स्क्वाड, 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया पहले टेस्ट का, आपको पता है चेयरमैन के पास कितनी रुकनी टीम आई थी और चेयरमैन ने कितनी रुकनी टीम अप्रूवल की थी? 18 रुकनी। अच्छा, जिसमें ये तीनों लोग मौजूद थे। अब कैसी बात है कि इन्होंने, जो साइंसदानों ने स्क्वाड का ऐलान किया, उसमें रिजर्व खिलाड़ियों का नाम ऐलान करते आपको क्या मसला था? आप लोगों ने अपने ऊपर बैशिंग जरूर करवानी थी, आप लोगों ने तनकीद जरूर करवानी थी कि कामरान गुलाम को क्यों नहीं शामिल किया, जाहिद को क्यों नहीं शामिल किया, मोहम्मद अली किधर है? नोइंग दैट कि ये होना है। ऑब्वियसली देखिए, 18 रुकनी स्क्वाड का एक साइन होता है चेयरमैन की अप्रूवल से जाता है, सारा कुछ होता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप जो है वो अपने ऊपर तनकीद करवा रहे हैं? मुझे ये बताएं, 18 रुकनी की बजाय आप 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करवा रहे हैं, हालांकि वो 3 बंदे 18 रुकनी में हैं। फिर आप लोगों ने बाद में उनको रिजर्व में डाल दिया। तो आप लोगों को पहले अगर ये अकल आ जाए कि भाई हमारे ऊपर तनकीद होगी अगर हम कामरान गुलाम को बाहर निकालें, उन्होंने लिख दिया कि जी ये स्क्वाड जो है वो 15 का ही होगा, हालांकि 15 लोग ही अनाउंस किए हैं। तो प्रेस रिलीज में लिखा कि जी ये 15, उसमें 15 रुकनी स्क्वाड ही होगा, ये 18 से 15 कर दिया जाएगा। 18 वालों का नाम नहीं है, 3 के, ये बाद में अनाउंस हुए हैं रिजर्व खिलाड़ियों के। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक फैसले हैं। उम्मीद अगर हम बात करें, क्योंकि अभी स्क्वाड की जिस तरह से बात हो रही है, नुमान को हमने अब जाकर शामिल किया जब हमें एहसास हुआ कि नई सीनियर प्लेयर्स की क्या एक उनकी अहमियत क्या होती है, उनका टीम के ऊपर इन्फ्लुएंस क्या होता है। हमें जब एहसास हुआ बांग्लादेश से हारने के बाद, उस वक्त हमने नुमान को शामिल किया है। वो एक अलग बात है कि मुल्तान के अंदर रिस्ट स्पिनर की हमें ज़रूरत भी थी, लेकिन इस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि अबरार की जगह हमें, अगर हम यासिर को, क्योंकि हमने नुमान को शामिल करें तो फिर हम यासिर को भी शामिल कर सकते थे, ऐसी कोई तब्दीली नहीं हो सकती थी? देखें, यासिर शाह सीज़न भी नहीं खेले पिछला शायद, और तो जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं होगी पीछे, आपको जब टीम से निकाला जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप डोमेस्टिक में जाएं और परफॉर्म करके वापस आ जाएं। ये पहले जितने प्लेयर्स थे, मोइन भाई, राशिद भाई वगैरह, जब इनको टीम से निकाला जाता था, या शोएब मलिक, जितने भी थे, हफीज़ भाई, जो जिसकी आप एग्जांपल ले लें, वो वापस आके डोमेस्टिक में परफॉर्म करते थे तो फिर वापस आते थे। ये नहीं होता था कि वापस आए बस टीवी पे बोला ये सारा कुछ करके वापस आ गए। तो आपको नीचे जाके परफॉर्म करना पड़ता है। बाकी नुमान अली की आपने बात की है, देखें वो इसलिए नहीं डाला गया कि वो कि वो सीनियर हैं या वो है, लेकिन हमारे पास वो स्पिनर इस तरह के अवेलेबल नहीं है जो कि लॉन्गर फॉर्मेट ज़्यादा खेले होंगे। साजिद हैं, ऑफ स्पिनर हैं, अब वो उन्होंने देखा होगा कि इंग्लैंड की टीम में कितने लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, उस हिसाब से अगर वो ज़्यादा होते तो फिर शायद ये साजिद को भी डाल सकते थे, लेकिन राइट हैंड ज़्यादा हैं तो इसलिए उन्होंने नुमान अली को चूज़ किया। आई होप कि वो खेलें और परफॉर्म कर सकें, क्योंकि स्पिनर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज़ में। बिल्कुल सही बात है। कादिर, मेरा यही सवाल आपसे भी होगा कि मतलब उम्मीद की, ऑफ कोर्स व्हाट एवर ही सेड इज़ करेक्ट, इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, लेकिन ये कि आई वुड आस्क टू यू ऑल्सो कि मतलब अगर हम देखें कि नुमान
क्योंकि ठीक है मतलब वो स्पिनर तो निखरता ही एज के साथ साथ है, तो अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो डोंट यू थिंक कि अबरार यहाँ पर भी शायद कुछ ना कर पाए, क्योंकि उनकी वो चीज़ नहीं है जो डिमांड यहाँ पर पिच की है इस वक्त। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, नुमान अली जो हैं उनको एडवांटेज है लेफ्ट आर्म होने का, उधर थोड़ा सा एडवांटेज उनको ये वाला भी है। जाहिद महमूद मैं समझता हूँ कि अगर उसने चैम्पियंस वनडे कप में जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो उसमें टेस्ट मैच में अगर होता प्लेइंग 11 में, मतलब अभी रिजर्व में है, अगर वो होता प्लेइंग 11 में तो वो ज़्यादातर इफेक्टिव हो सकता था अपना अबरार की निस्बत। और देखिए अबरार जो हैं वो चूँकि मिस्ट्री स्पिनर ज़रूर हैं, हाँ। लेकिन अगर आप एक प्लेयर को चांस नहीं देंगे तो वो अपने आप को मज़ीद शाइन कैसे करेगा, अपने आप को बिल्ड कैसे करेगा। अबरार का यही हुआ था कि अबरार के ऊपर आया था प्रेशर, अबरार का कह के लोगों ने कह के सोशल मीडिया पे शोर मचा के उनको मौका मिला है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। लेकिन वो जब प्रेशर गेम होती है, जब आप पे प्रेशर आती है, ज़्यादा कहना भी आपको पता है कि मुसीबत बन जाती है कि वो प्लेयर जब आता है वापस और सारी नज़रें उसके ऊपर होती है कि अबरार की बड़ी बात हो रही थी, अबरार की बड़ी बात हो रही थी, तो उससे उस वक़्त भी प्रेशर ज़रूर होता है। लेकिन अच्छे बॉलर हैं और उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में कम अज़ कम इज़्ज़त ज़रूर रखेगा अपनी भी और पूरे पाकिस्तान की भी। तो मुझे उम्मीद है नहीं, एक मैच की नहीं, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हम 2-1 कह देते हैं, एक भी होगा तो बहुत अच्छी बात है कादिर। हम 2-1 कह देते हैं। आपने तो 3-0 कहा था, आपने कहा था कि हम 3-0 भी कर सकते हैं, हमारा कोई पता नहीं। आपने उस वक्त कहा था जब हमारी इंग्लैंड के साथ अभी सीरीज होनी थी और उसके बाद पहले हाँ, और फिर हमारा बहुत बुरा हाल हुआ। नहीं, यहाँ पे डेली कोई ना कोई चीज चेंज होती है। आपने जो 2-1 की प्रेडिक्शन दिया ना, ये बात पाकिस्तान के लिए करते हैं, वो पूरी इंग्लैंड के लिए हो जाती है, इसलिए नो प्रेडिक्शंस एट ऑल। हमें सिचुएशन में नहीं है कि हम इस वक्त कोई ऐसी उम्मीद कर सकें। उमैद, वैसे जेनेरिक एक ओपिनियन, क्या लगता है इंग्लैंड पाकिस्तान में कितने मैचेस पाकिस्तान जीतेगा? जस्ट जो दिल में आता है वो कह दें, क्या पता पूरा हो जाए। अच्छा बोलिएगा। मौसम बेहतरी की तरफ जा रहा है तो शायद 3-0 कह सकते हैं। वो कहना ही नहीं चाह रहे हैं, 2-0 कर लें आप, लेकिन आई थिंक जिस तरह क्रिकेट फास्ट हो गई है तो रिजल्ट लाजमी आएंगे, तो आप 2-1 या 3 इसी तरह कह लें आप। मुझे तो ये डर लग रहा है अगर इंडिया की तरह इंग्लैंड ने भी यहाँ पर बेसबॉल शुरू कर दी तो क्या करेंगे हम? वो तो करेंगे, उनकी तो गेम है, उनको तो जो गेम प्लान दिया जाता है ब्रैंडन मैकलम की तरफ से वो तो उसको फॉलो करते हैं। मतलब बेन स्टोक जो है वो पूरी तरह फॉलो करवाएगा और वो करते आए हैं। गुज़श्ता दौर में इंग्लैंड ने ये सारी सिचुएशन, इसका सिनेरियो चेंज कर दिया टेस्ट क्रिकेट का, कि वो जिस तरह खेलते हैं, अब बाकी टीम्स को मजबूरन उस तरह का सिनेरियो अपनाना पड़ा। लेकिन हमारा जैसे गिलेस्पी ने बोला है कि हमारी अपनी गेम होगी, हम जरूरी नहीं है कि उस तरह, यही तो मसला है कि हम अपनी गेम लेकर जाते हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी जो होम ग्राउंड है उसका एडवांटेज लेने वाले प्लेयर्स के मुताबिक खेलना पड़ेगा ना। हम ये तो नहीं कर सकते कि वो इस तरह खेल रहा है, किसी का मुंह लाल है तो अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर ले। तो इसलिए हम जितनी जो हमारी स्ट्रेंथ्स है हमें उसी पे ही रहना पड़ेगा। अब वो उस पर हम उनको लाते हैं कि नहीं लाते। अब जब ये गए थे इंग्लैंड इंडिया गया है तो इनको उनके मुताबिक खेलना पड़ा था, इंडिया की ग्राउंड्स के मुताबिक। इन्होंने उधर जाके जैसे हमारे गेम्स खेले थे 5 के ऊपर रन रेट था, उस तरह नहीं खेल सके वहाँ पे। तो इस तरह आई थिंक हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे ही रहना चाहिए। कादिर, एक सही बात बस बता दें, क्योंकि आई एम अबाउट टू रैप अप और मुझे जाते रहते, एक बात बता दें, क्या उम्मीद कर रहे हैं? मतलब पाकिस्तान कितने मैचेस जीत जाएगा? सोच समझ के अच्छा बोलिएगा, तारीफ नहीं करनी है, वो फिर तारीफ उल्टी पड़ जाती है। 2-0 हो सकता है, एक आधा मैच हम ड्रॉ भी करवा लें, कोई मसला नहीं। 2-0 यही कॉन्फिडेंस चाहिए बस मुझे ज़िंदगी में, ये मिल जाए तो बस मैं कहाँ की कहाँ पहुँच जाऊँ। खैर उमैद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज प्लेजर हैविंग यू एंड थैंक यू सो मच कादिर, एज ऑलवेज यू शेयर द राइट। उस्मान कादिर की रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एक समझ लें कि अफसोसनाक सिचुएशन है हमारे लिए कि हमारे प्लेयर्स जो है वो क्यों जाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं रहने की बजाय। तो इसके ऊपर बात करते हैं आपसे 4 PM। हाफिज़ इमरान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। अभी के लिए कादिर, उमैद और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।